सरकार के मुख्य तत्व। ओके, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के विषय में ही कुछ आगे बढ़ के हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने लोकतांत्रिक सरकार के विषय में पढ़ा था। यहाँ सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका जब गुलाम था तो वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, फिर आज़ाद हुआ तो कैसे हुआ, कब हुआ, और फिर वहाँ शासन व्यवस्था कैसी बनी। उसके बाद हम लोग लोकतांत्रिक सरकार के कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि लोकतंत्र में क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग उसमें शामिल होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजाति के लोग रहते हैं। वहाँ गोरे लोग भी रहते हैं, सांवले लोग भी रहते हैं, काले लोग भी रहते हैं। ठीक है। अफ्रीका क्या था, पहले जब गुलाम था तो वहाँ रंग भेद जैसा कानून हुआ करता था। रंग भेद कानून का अर्थ होता है कि लोगों के चमड़ी के रंग के आधार पे अलग अलग कानून। जैसे काले लोग हैं तो उनके लिए अलग कानून, मतलब अश्वेत के लिए अलग कानून, श्वेत के लिए अलग कानून, फिर सांवले लोग हैं उनके लिए अलग कानून। ऐसे चमड़ी के रंग के आधार पर जब अलग अलग रूल्स बना दिए जाए तो उसे रंगभेद कानून कहा जाता है। ठीक है। बताया जा रहा है कि वहाँ के कानून के मुताबिक, मतलब श्वेत, अश्वेत, भारतीय या कोई अन्य प्रजाति एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं बना सकते थे। मतलब सबके लिए अलग अलग तरीका था, सबको अलग अलग रहने की ये दी गई थी। उसके बाद बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रजाति के लोग जो है ना तो एक दूसरे के पास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। कहने का मतलब ऐसा नहीं है आज जैसे लोकतंत्र में होता है कि हर एक चीज सभी के लिए है, वैसा नहीं था। सब चीज स्पेसिफिक था। अगर आप श्वेत हैं तो आपके लिए अलग अस्पताल है, अगर आप श्वेत हैं तो आपके लिए अलग अस्पताल है। यहाँ तक कि अस्पताल की गाड़ियां भी अलग थी। अब आप समझ सकते हैं कैसा होगा, भेदभाव का समय था। तो जो अश्वेत लोग होते होंगे उनके लिए जो अस्पताल और गाड़ियां होंगी, सुविधाएं उसमें बहुत कम होंगी। लेकिन जो श्वेत होते होंगे उनके लिए अच्छी सुविधाएं होती होंगी, हॉस्पिटल से लेके, गाड़ियों से लेके, स्कूल से लेके, क्योंकि हर एक चीज अलग था। फिर बताया जा रहा है कि उस समय जो वोटिंग होता था, इंटरनल वोटिंग, उसमें अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट सिर्फ श्वेत लोग ही दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे अफ्रीका में श्वेत लोग, तो देखिए जितने भी यूरोपियन कंट्री के लोग जो है व्यापार करने के लिए जाते थे तो वहां उनकी भी संख्या बढ़ जाती थी। जैसे भारत भी जब गुलाम था तो यहाँ बहुत सारे अंग्रेज रहते थे, क्योंकि उस समय वहां से वो लोग व्यापार करने के लिए आते थे और मैक्सिमम लोग यहाँ बस जाते थे क्योंकि इनको जो है यहाँ सुविधा मिलती थी। वैसे ही अफ्रीका में भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के लोग बस गए थे जिसे श्वेत कहा जाता था। और अश्वेत का मतलब हुआ वहाँ के मूल निवासी जो मूलतः थोड़ा सा अश्वेत होते हैं। फिर सांवले के मतलब हो गए या इंडिया जैसे देश के निवासी जो यहाँ से वहां गए थे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि देश को आजाद कराने के लिए, दक्षिण अफ्रीका को आजाद कराने के लिए जो है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी थी और उसके बहुत ही जाने माने नेता हुए नेल्सन मंडेला। इन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया जो है रंगभेद कानून को हटाने के लिए। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली, देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जो है दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। और जब लोकतांत्रिक देश बन गया है तो क्या है, वहां सभी अब एक बराबर हैं, सभी समान रूप से सबको अधिकार है। ओके, तो ये दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण था। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले दिया जा रहा है भागीदारी। भागीदारी एक कीवर्ड है, इसे समझना है। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकारें एक निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है। जैसे अपने देश में क्या है, 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है। ठीक है, वैसे ही हर देश का अपना एक रूल्स होगा कि 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 साल के लिए सरकारें चुनी जाएंगी। ठीक है, तो लोकतंत्र में एक निश्चित अवधि के लिए ये काम होता है। जब निश्चित अवधि समाप्त होगा, जैसे ही 5 साल समाप्त होगा, फिर से चुनाव कराया जाएगा, वोट होगा, लोग वोट देंगे। सरकार बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। कहने का मतलब जो जिस पार्टी का आज सरकार है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि 5 साल बाद आप फिर जनता के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए। इससे क्या होगा, जो सरकार है उसको ये दिखेगा कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता हमें 5 साल बाद वोट नहीं देगी। तो ये जो एक रिलेशन है जनता और सरकार के बीच, दबाव का रिलेशन होता है। हमेशा जनता का नियंत्रण जो है सरकार पे बना रहता है। भले ही मान लीजिए 4 साल में 3 साल आपने अच्छा नहीं किया, 2 साल लास्ट के तो आप अच्छा करोगे ही इस डर से कि आगे हमें वोट मिले। तो और अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो जब वोटिंग का टाइम आएगा तो लोग आपको वोट नहीं देंगे, आप जो है हार जाएंगे चुनाव में। तो ये एक तरीका है
जिससे वोटिंग एक तरीका है कि लोग सरकार पे अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। और फिर लोगों को तब लगता है लोकतंत्र में, जब वोट का समय आता है, कि हमें भी कुछ अधिकार है। सरकार जब कुछ करती है, मान लीजिए कभी ऐसा होगा सरकार का कोई तंत्र आम लोगों की बात को नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो लोगों को लगता है कि वोट आने दो, 2 साल बाद ही है तो तुम्हें बताएंगे। ऐसे मतलब लोकतंत्र में सबसे अच्छा लोगों को तभी लगता है जब वोट आता है, वोटिंग होती है, चुनाव होता है। ठीक है। अब यहाँ भागीदारी के अन्य तरीके के विषय में बताया जा रहा है। वोटिंग तो एक माध्यम है ही लोकतंत्र में लोगों के भाग लेने का। दूसरे और माध्यम भी हैं, जैसे अगर लोग जो है थोड़ा सा और जिम्मेवार बनते हैं तो क्या करते हैं, सरकार के कार्यों में रुचि लेते हैं। लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। न्यूज़पेपर, टीवी, ये सब भी क्या करता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोकतंत्र में। लोगों को मतलब जो है इसेंशियल मुद्दे लोगों के सामने रखता है। इसे तो वैसे भी लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, मीडिया को। तो बताया जा रहा है कि अगर लोग बहुत अधिक इंटरेस्टेड हो तो वो क्या करेंगे, सरकार रोज जो जो काम करेगा उसमें रुचि लेगा, उसकी आलोचना करेगा, या अच्छा काम करेगा तो उसकी सराहना करेगा। क्या होता है, जानकार लोग पेपर में, एडिटोरियल में अपना विचार लिखते हैं कि सरकार ने ये योजना लाई, इससे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकता है। तो लोग अपना खुशी और दुख सब जाहिर कर सकते हैं सरकार के प्रति, सरकार के काम के प्रति। फिर अगर कोई, मान लीजिए सरकार ने कोई नियम लाया, कोई रूल्स लाई, लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोग धरना कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान कर सकते हैं। तो इस प्रकार भी सरकार को एक डर हमेशा उस वर्ग से भी बना रहता है जो समझदार हैं और सरकार के कार्यों में जो है हमेशा रुचि रखते हैं, और रखना भी चाहिए। अगर कहा जा रहा है कि देश के लोग सजग हों, सरकार के काम में रुचि लेने वाले हों, तो वह देश और भी मतलब उस देश का लोकतांत्रिक स्वरूप, ढांचा और भी मजबूत होगा। क्योंकि फिर सरकार हमेशा डर के रहेगी कि ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद चुनाव में ही कुछ होगा। अभी भी समझदार लोग हैं, हमको देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, गलत करेंगे अभी बहुत बड़े स्तर पे कुछ हो जाए तो सरकार और भी डर जाती है, और भी मतलब नियंत्रण में होकर अच्छे से काम करती है जब देश के लोग सजग होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत में अगर लोग समझदार हो तो सरकार बहुत ज्यादा गलत नहीं कर सकती है। क्योंकि लोग जो है हमेशा सरकार को देखेगी अगर समझदार होगी तो। आज क्या होता है, लोग वोट दे देते हैं, 5 साल निश्चिंत हो गए, सब सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को रुचि रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है विवाद, लोकतंत्र में विवाद। देखिए, विवाद, झगड़ा, ये सब सुनने से ही ऐसा लगता है कि विवाद तभी हो सकता है जब एक दूसरे के साथ लोग कंफर्टेबल ना हो। यही बात यहाँ बताई जा रही है कि विवाद तभी उभरता है जब अलग अलग संस्कृति, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। मतलब वो एक दूसरे की जब बनती नहीं है तो विवाद होता है। अब ये ना बनने का बहुत सारा कारण हो सकता है, अभी हम लोग एग्जाम्पल के रूप में आगे कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि जब विवाद होता है तो कई बार हिंसात्मक तरीका भी लोग अपना लेते हैं, जिससे क्या होता है, समाज में भय और असुरक्षा की भावना फैलता है। बिल्कुल फैलेगा। मान लीजिए दो व्यक्ति में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जमीन को लेकर झगड़ा हुआ, और किसी ने, एक व्यक्ति ने दूसरे को मार दिया। इससे क्या होगा, अब लोग डर जाएंगे, समाज में एक खौफ फैल जाएगा कि ऐसा होता है तो लोग मार देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हर एक बात का सॉल्यूशन बात से निकलना चाहिए, एक समझ कर निकलना चाहिए, मतलब एक दूसरे को बैठकर समझाना चाहिए। यही एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। जैसे आपने हमेशा सुना होगा धार्मिक जुलूस, मान लीजिए कि किसी हिंदू की जुलूस निकलने वाली है और उस रास्ते से निकलने वाली है जहां बहुत सारे संख्या में मुस्लिम रहते हैं, तो मैक्सिमम चांस होगा कि दंगा ना हो जाए। तो इस स्थिति को चूंकि पुलिस पहले ही भांप लेगी। और एक बात आप देख लीजिए, पुलिस, राजस्व विभाग, जब भी इन सब चीज का चर्चा हो तो सबको आप सरकार में ही लीजिएगा। सब सरकार समझा जाता है, सरकार का ही अंग समझा जाता है। तो पुलिस क्या है, सरकार का अंग है, तो सरकार की जिम्मेदारी है सब कुछ ठीक करना। तो वही बताया जा रहा है, जब सरकार को पहले से ही पता हो कि ऐसे जुलूस में दंगा हो सकता है या हिंसा हो सकता है, तो वह क्या करेगी, दोनों पक्ष को पहले ही अपने पास बुलाएगी, कोशिश करेगी कि एक सॉल्यूशन निकल जाए। जो जुलूस करने वाले पक्ष हैं उनको भी बिठाएगी, और जो जिनके रास्ते से गुजरने वाला है उनको भी बिठाएगी। फिर बीच का रास्ता निकालेगी कि बताइए कैसे काम किया जाए कि कोई दंगा ना हो, कोई हिंसा ना हो। तो ऐसे सरकार का काम होता है विवादों का समाधान करना। ठीक है। यहाँ एक बात बताई जा रही है, और जो भी विवाद का समाधान होता है संविधान को आधार में जो है रख के किया जाता है कि संविधान में कौन से क्लॉज दिए गए हैं, किनको किस तरीके का काम करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए।
आगे आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है नदियों का। राज्यों में जो है नदियों के पानी को लेकर हमेशा विवाद होता है। क्या होता है कि नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं, तो फिर उस नदी के पानी को लेकर हमेशा दो राज्यों के बीच झगड़ा होते रहता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है उदाहरण के रूप में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी का विवाद हमेशा ही चलते रहता है। देखिए मामला ये है कि कर्नाटक में कावेरी नदी पर जो बांध है, कृष्णा राजा सागर बांध, वो ऊंचाई पर है, नदी के ऊपरी छोर पर। मान लीजिए नदी अगर ऐसे बह रही है, ठीक है, तो यहाँ जो डैम है वो है आपको कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध, और यहाँ पर जो बांध है वो है आपको तमिलनाडु का मेटूर बांध। अब समस्या ये आ जाता है कि तमिलनाडु वाला कहता है कि कर्नाटक अधिक पानी नहीं छोड़ता है, यहीं पे पानी को रोक लेता है, और फिर कर्नाटक वाला कहता है कि पहले हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे उसके बाद पानी छोड़ेंगे, ठीक है। या फिर जो हिस्सा निर्धारित है कि 60% पानी आपको यूज करना है, 40% छोड़ना है, तो ये हमेशा 60% से ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसी समस्याएं आती है पानी को लेकर, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक आता है समानता और न्याय। ये दोनों वर्ड आपस में एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर समाज में समानता आ जाए तो न्याय न्याय खुद ही स्थापित हो जाएगा। मान लीजिए समानता का एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि समाज है, उसमें दो लोग रह रहे हैं। दोनों लोग अगर एक दूसरे को ऊंचा नीचा या फिर मतलब नीच नजर से देखे ही नहीं, तब क्या होगा? तब तो न्याय खुद ही स्थापित हो जाएगी। अगर वो ऊंच नीच के नजर से देखेंगे, भेदभाव करेंगे, तो दोनों में कभी ना कभी झगड़ा होगा। झगड़ा होने के बाद मामला कोर्ट में जाएगा, न्यायालय में जाएगा। तब न्यायालय जो है न्याय करेगा, फैसला देगा कि क्या करना चाहिए, तब जाके अंत में न्याय मिलेगा। लेकिन अगर एक दूसरे के साथ वो भेदभाव करते ही नहीं है, तब क्या होगा? समानता स्थापित रहेगा और फिर न्याय ऑलरेडी उसमें रहेगा। तो समानता और न्याय जो है एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड मूल्य है। लोकतंत्र में जो है सरकार का बहुत ही अधिक मतलब इसी पर जोर रहता है कि समाज में हमेशा समानता और न्याय फैली रहे। सोशल जस्टिस आपने वर्ड सुना होगा। सामाजिक न्याय का जो है प्रयास करती है सरकार हमेशा से। क्या होता है कि वही बात यहाँ बताई जा रही है कि न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोग जो है एक दूसरे के साथ हमेशा बराबरी का व्यवहार करे, कभी एक दूसरे को ऊंचा नीचा ना समझे, भेदभाव ना किया जाए किसी के साथ। सरकार भी इस स्तर पर कार्य करती है कि समाज में समानता फैले। जैसे सरकार ने क्या किया, छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये एक प्रयास है कि छुआछूत को जो है दंडनीय अपराध माना जा रहा है। अब समाज में कोई किसी को अछूत नहीं समझेगा। ये भी एक तरीका है समाज में समानता और न्याय स्थापित करने का। फिर कई सारे मंदिर ऐसे थे जिसमें कुछ लोगों का जाना मना था। ऐसे मंदिरों को सार्वजनिक बनाया गया कानून के द्वारा कि भाई मंदिर है तो उस पर सबका अधिकार है, सब कोई जा सकता है। तो ऐसे कुछ काम होते हैं जिससे समाज में जो है न्याय और समानता की स्थापना होती है। ओके, चलिए आगे बताया जा रहा है कि सरकार जो है समानता और न्याय को ध्यान में रखते हुए कुछ समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है। जैसे समाज में आप जानते हैं सदियों से जो निचले जाति के लोग हैं या फिर महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको हमेशा से कमतर समझा गया, उनको कम सुविधाएं दी गई, उनको विकास का कम मौका मिला। तो इन सब को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए सरकार क्या